नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले। यह पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, फिर इसका, क्योंकि जब तक हम ये सिलेबस नहीं जानेंगे कि कौन कौन सा हमें पढ़ना है तब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो आइए पहले हम जानते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर इस बुक के पढ़ने हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन, हमें पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है। दूसरा फाउंडेशन यानी कि नींव के बारे में पढ़ना है। तीसरा वाल, दीवार के बारे में पढ़ना है। चौथा मेसनरी। पांचवा आर्च एंड लिंटल्स यानी कि आर्च और लिंटल के बारे में पढ़ना है। छठा डोर, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है। संवातन जिससे हो सके उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर सातवां ड्रैम प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग, ड्रैम प्रूफ के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में पढ़ना है। आठवां है फ्लोरिंग यानी फर्श कितने प्रकार के होते हैं, कौन से फर्श कहाँ पर उपयोगी होगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। सातवां है रूफ्स यानी कि छत कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा छत कहाँ पर प्रयोग होगा उनको पढ़ना है। फिर स्टेयर्स यानी सीढ़ी या जीना जिसको बोलते हैं, सीढ़ी कितने प्रकार की होती है, कौन सी सीढ़ी कहाँ पर यूज़ करते हैं, सीढ़ी के जो स्टेयर होते हैं, ट्रेड होते हैं, कितनी हाइट रखनी चाहिए, कितने नंबर में होनी चाहिए, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेयर्स में। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कोई जो भी मापे हैं उनको लेने में दिक्कत नहीं होंगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसका आप अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो आपको जो इसमें टर्म दिए होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो और 11वां है सरफेस फिनिशिंग, ठीक है, यानी सतह परिसज्जा। और 12 है एंटी टर्मिट मेजर एज पर IS 6313 भाग 1 और 3 है। फिर 13वां है ग्रीन बिल्डिंग, इसमें हम वाटर हार्वेस्टिंग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। 14 है नेशनल बिल्डिंग कोड एंड IS कोड, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स। तो इतने चैप्टर हमें क्या करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यह लेक्चर अगर आप ठीक से देख ले रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं जिसको कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आइए हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अब आइए हम लोग पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन जो है उसको हम पढ़ते हैं। हम केवल उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या हमारे जो सिलेबस में है। किताब में बहुत से टॉपिक हैं, हम उनको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए जो केवल हमारे एग्ज़ाम में आएंगे उन्हीं टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो हमें इंट्रोडक्शन यानी पहले चैप्टर जो परिचय है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हमें डिफिनीशन ऑफ बिल्डिंग्स पढ़ना है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। थर्ड हमें बिल्डिंग्स पार्ट ऑफ यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग को पढ़ना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जा सके और इस वीडियो का लोग लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग पहला जो पढ़ते हैं, जो टॉपिक है बिल्डिंग, भवन क्या होता है। तो भवन में तो सभी लोग रहते ही हैं, भली भांति परिचित हैं। तो हम भवन में क्यों रहते हैं, जैसे जब हमें धूप लगती है या वर्षा होती है या सर्दी लगती है तो हम अपने बचाव के लिए कहाँ पर जाते हैं, घर में ही जाते हैं। या हमारे जो सामान हैं उन सामानों की सुरक्षा के लिए हम कहाँ पर रखते हैं, अपने सामानों को घर में रखते हैं ताकि हमारे जो सामान है वह चोरी ना हो पाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसी संरचना जो इसमें रहने वालों एवं उनके सामानों को प्राकृतिक तत्वों जैसे धूप, वर्षा, सर्दी, आंधी आदि जीव जंतुओं व चोरों आदि से सुरक्षा प्रदान करे, भवन कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि भवन हमें क्या करती है, प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं से भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऐसी संरचना हमें क्या कहलाती है, बिल्डिंग कहलाती है। अब हम जो बिल्डिंग का वर्गीकरण पढ़ेंगे, भवन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वह किस आधार पर पढ़ेंगे, उपयोग के आधार पर हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी भवन के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें हम वर्ग ए यानी कि इस प्रकार से वर्ग ए, वर्ग बी, सी, डी ऐसे करके बांटा गया है। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। वर्ग ए यानी आवासीय भवन, तो वर्ग ए में क्या आएगा, आवासीय भवन यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स किसको कहेंगे, वे सभी भवन जो अस्थाई या अस्थाई आवास के उद्देश्य से शयन कक्षों से युक्त हों, आवासीय भवन कहलाते हैं। यानी कि ऐसा भवन हो जो अस्थाई या अस्थाई रूप से हो, लेकिन उसमें शयन कक्ष यानी बेडरूम होगा, यानी कि ऐसा भवन जिसमें बेडरूम हो उसको हम क्या बोलेंगे, आवासीय भवन या रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलेंगे। अगर उसमें क्या होगा, लेटरिन, बाथरूम, रसोई घर, इन सब के साथ साथ बेडरूम होना अनिवार्य है। अगर बेडरूम नहीं होगा तो उस भवन को हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बोलेंगे। इसकी शर्त ही है आवासीय भवन की कि उसमें शयन कक्ष यानी कि बेडरूम होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, मकान, क्वार्टर, बंगले, होटल, फ्लैट्स, छात्रावास, धर्मशाला। तो इस प्रकार से इन सब भवनों को क्या बोलते हैं, आवासीय भवन। मकान, क्वार्टर, बंगले, इन सब में क्या होता है, बेडरूम ज़रूर होता है। छात्रावास में भी क्या होता है, बेडरूम होता है, और धर्मशालाओं में भी बेडरूम होता है। तो इस प्रकार से हम आवासीय भवनों को वर्ग ए में रखें। अब वर्ग बी की बात करें तो वर्ग बी क्या है, एजुकेशनल बिल्डिंग्स यानी कि शैक्षणिक भवन किसको कहेंगे, यानी कि वे भवन जहाँ पर पठन पाठन कार्य हो, यानी कि वो प्राइमरी से लेकर के उच्च स्तर तक की जो शिक्षाएं जहाँ पर प्रदान की जाती हैं, वो सभी जितने भी भवन हैं वो सब किसके श्रेणी में आते हैं, वर्ग बी यानी शैक्षणिक भवन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, ये जितने भी बिल्डिंग हैं ये सब शैक्षणिक यानी एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग का एक और भी यानी कि उद्देश्य होता है कि कम से कम यह सप्ताह में 8 घंटे चलना ज़रूरी होता है। तो ऐसे जो भवन होते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग कहलाते हैं। और वर्ग सी के अंतर्गत संस्थागत भवन किसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से बोलते हैं। वे बिल्डिंग जहाँ पर जैसे जेल है, अस्पताल है, अनाथालय, वृद्धा आश्रम है, नारी केंद्र है, ये सब क्या होते हैं, यानी कि जहाँ पर कि सामूहिक रूप से लोगों को रखा जाता है। तो ऐसे भवनों को हम क्या बोलते हैं, संस्थागत भवन बोलते हैं। यहाँ पर भी शयन कक्ष होता है और यहाँ पर भी शयन कक्ष होता है, दोनों जगह शयन कक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्तिगत रूप से एक लोगों के लिए यह बिल्डिंग होता है, लेकिन ये जो जेल है, अस्पताल है, अनाथालय है, यहाँ पर सार्वजनिक रूप से लोगों को रखा जाता है। यहाँ पर भी बेडरूम, किचन, बाथरूम सब कुछ होता है। इसमें और इसमें यही अंतर है। अगर हम वर्ग डी सभा भवन की बात करें यानी असेंबली बिल्डिंग्स किसको बोलेंगे, वे भवन जहाँ पर कि सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से लोग इकट्ठा होते हैं मनोरंजन के लिए, धार्मिक पूजा पाठ के लिए। तो ऐसे हम भवनों को असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत थिएटर हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, प्रदर्शनी कक्ष हो गया, संग्रहालय, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये सब जो आते हैं वह वर्ग डी यानी सभा भवन के अंतर्गत, असेंबली भवन के अंतर्गत आते हैं। असेंबली भवन और शैक्षणिक भवन, यहाँ पर अंतर ये है कि ये जो शैक्षणिक भवन है वहाँ पर किसी एक कक्ष में पार्टिकुलर एक ही वर्ग के लोग होंगे। यहाँ पर क्या है, थिएटर, सिनेमा हॉल, इन सब में सभी वर्गों को लोग एक साथ बैठ कर के मनोरंजन या जो है कि धार्मिक कार्यक्रम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने भवन डी भवन तक देखा।
अब आइए हम लोग वर्ग ई के भवनों को देखते हैं। वर्ग ई के अंतर्गत कौन से भवन आते हैं? इसके अंतर्गत व्यावसायिक भवन यानी बिजनेस बिल्डिंग्स आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी भवन आते हैं जिसमें लेन देन यानी पैसे का क्या होता है, लेन देन होता है। उस भवन को हम व्यावसायिक भवन कहते हैं। जैसे डॉक्टरों के क्लिनिक, वकील के परामर्श कक्ष, ट्रेडिंग कंपनियों के कार्यालय, ब्यूटी पार्लर, ये सब क्या है, व्यावसायिक भवन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर प्रायः सामानों की बिक्री या क्रय नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ परामर्श या इस प्रकार से क्या होता है वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार के जो भवन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्यावसायिक भवन बोलते हैं। अगर हम वर्ग एफ वाणिज्यिक भवन की बात करें यानी मर्केंटाइल बिल्डिंग्स की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, थोक व फुटकर, जहाँ पर सामान बेचने की जो जितनी भी दुकानें हैं, शोरूम है, कोऑपरेटिव स्टोरेज है, वो सब वाणिज्यिक भवन के अंतर्गत आते हैं। इसमें और इसमें अंतर क्या है, अब वाणिज्यिक और व्यावसायिक भवनों में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परामर्श और यहाँ पर वस्तुओं का क्या हो रहा है, क्रय विक्रय नहीं हो रहा है यहाँ पर, जबकि सामानों का क्रय और विक्रय यानी सामान का लेन देन हो रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों में हमने डिफरेंट को भी देख लिया। अब वर्ग जी की बात करें, औद्योगिक भवन यानी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। यानी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या होता है, औद्योगिक भवनें जहाँ पर कच्चे माल से क्या होता है, वस्तु का निर्माण होता है। तो ऐसे हम भवनों को क्या बोलेंगे, औद्योगिक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, सामानों का निर्माण होता है, उत्पाद होता है वस्तुओं का। तो वहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण जहाँ पर उत्पादन होता है तो उसे हम औद्योगिक भवन बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री हुआ, वर्कशॉप हुआ, मिल हुआ, कारखाने हुआ, जिन भवनों में वस्तुओं का उत्पादन होता है, ऐसे हम भवनों को क्या बोलते हैं, औद्योगिक भवन बोलते हैं। अब वर्ग एच के अंतर्गत कौन सी भवनें आती हैं, भंडारण भवनें, स्टोरेज बिल्डिंग। तो जहाँ पर क्योंकि जब औद्योगिक भवन से माल बन करके तैयार होगा तो कहाँ पर जाएगा, स्टोर रूम में, भंडार कक्ष में, जहाँ पर कि उसको सुरक्षित रखा जाए। तो जैसे गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, अनाज के भंडार भवन, हैंगर किसको बोलते हैं, जहाँ पर कि समुद्र किनारे जो पानी के जहाज आकर के रुकते हैं उसको हैंगर बोलते हैं, क्योंकि विदेशों से जो सामान आते हैं उसको हैंगर पर रोक करके वहीं पर सामानों को भंडार कक्ष में ही रखा जाता है, स्टोरेज वहीं पर किया जाता है। और वेयर हाउसेस। अब हम वर्ग आई को जोखिम युक्त भवनों को देखेंगे। जोखिम युक्त भवन और भंडारण भवन में अंतर, यहाँ पर भी वस्तुओं का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है जोखिम युक्त विस्फोटक पदार्थें यहाँ पर नहीं स्टोरेज होती हैं। और यहाँ पर जोखिम युक्त, यहाँ पर जैसे ऐसे पदार्थ होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, जिसमें कि ऐसे मतलब गैसें होती हैं जिसके रिसाव से क्या हो सकता है कि जान माल को हानि हो सकता है। तो ऐसे हम पदार्थों को रखने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से भवन बनाते हैं जिसको जोखिम युक्त भवन कहते हैं। वहाँ पर हम विस्फोटक पदार्थ हुआ, पेट्रोल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, आतिशबाजी के जितने भी उत्पाद होते हैं हम उसको जोखिम युक्त भवनों में रखते हैं। अगर इस प्रकार से हमने सभी जितने टाइप के भवन हैं उनको देखा, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आने वाले अगले वीडियो में उस डाउट को दूर करने का प्रयास करें। और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अब आइए हम लोग भवनों के विभिन्न पार्ट देखते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग। किसी भी एक भवन के निर्माण में कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, उनके हम भागों को एक एक करके हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी भवन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक जो ज़मीन के नीचे होता है एक तो भाग, और एक भाग क्या होता है ज़मीन के ऊपर होता है, ठीक। तो यहाँ से यानी कि इसको हम दो भागों में, पहले हम भवन को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। पहला कौन सा, यानी सब स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरे को हम क्या करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर। तो
हम सब स्ट्रक्चर वाले भाग को क्या कहेंगे, जो ज़मीन तल पर होता है उसको हम जैसे यहाँ से, यानी नींव की लास्ट गहराई जो है यहाँ से, यानी कंक्रीट ब्लॉक के निचले तल से और प्लिंथ लेवल तक, ठीक है, प्लिंथ लेवल तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे सब स्ट्रक्चर यानी अर्ध संरचना बोलेंगे। और प्लिंथ के ऊपर जितने भी पार्ट होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिरचना बोलेंगे। तो पहले इतना आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी भवन के दो पार्ट होते हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर जो होता है वह कंक्रीट ब्लॉक से यहाँ डीपीसी जो लगा हुआ है यानी प्लिंथ लेवल, जो ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल तक होता है। फिर प्लिंथ लेवल से इसके ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आइए हम एक एक करके पहले सब स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हैं, फिर सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किसी भी भवन के निर्माण में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ज़मीन को खोदते हैं, खुदाई के बाद वहाँ पर सबसे पहले फाउंडेशन का हम निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी, चाहे जो भी भवन हो, छोटा हो बड़ा हो, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, किसी भी कोई भी भवन हो, सभी के निर्माण के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नींव बनाते हैं। तो पहला हमारा क्या है, फाउंडेशन, नींव। तो नींव कहाँ से होता है, नींव में कौन कौन से हैं पार्ट होते हैं देख रहे हैं। एक कंक्रीट का ब्लॉक होता है और यहाँ से हम यानी कि भवन के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के नींव को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये नींव है। तो नींव का काम क्या है, नींव पहली बात तो पूरे संरचना के पर जो लोड आता है वह अपने ऊपर लेकर के यह पूरे ज़मीन पर क्या करता है, विस्तृत रूप से फैला देता है। और यह संरचना को यानी दीवार को एक क्या करता है, समतल सतह प्रदान करता है। क्योंकि ज़मीन क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, वहाँ पर नींव क्या बनाने से क्या होता है, सभी लेवल में हम एक कर लेते हैं। तो यह क्या करता है कि एक समतल सतह प्रदान करता है दीवार के लिए। फिर यहाँ पर फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन के बाद क्या आता है, प्लिंथ आता है, ठीक है। प्लिंथ लेवल कहाँ से कहाँ तक होता है, यह जो जीएल है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से यहाँ जो डीपीसी लगा हुआ है इसकी ऊपरी तल, प्लिंथ लेवल का जो यहाँ पर ये कोर्स 5-5 इधर निकला होता है, ये जो लास्ट यानी कि जो फाउंडेशन का लास्ट पोर्शन होता है यहाँ पर, यानी कि ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का देखे होंगे भवनों में निकला होता है 5 mm इधर, 5 सेमी इधर निकला होता है, 5 सेमी इधर निकला होता है। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम कुर्सी तल यानी प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो भूमि तल से फर्श तक का यानी फर्श जो है यहाँ तक का ऊपरी जो सिरा होता है वहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कुर्सी तल बोलते हैं। और कुर्सी तल की जो मिनिमम हाइट होती है यानी कि कम से कम यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वह 30 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये क्यों डीपीसी हम रखते हैं, डीपीसी रखने से यानी प्लिंथ लेवल क्यों हम ये कम से कम 30 रखते हैं, क्योंकि इससे कम रहेगा तो बरसात के समय में पानी क्या होगा, घर में जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि हमारी संरचना कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और कम ऊंचाई रहेगा तो फर्श में नमी हर समय रहेगी, जैसे कि उसमें रहने वाले लोगों का जो स्वास्थ्य होगा वह सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कम से कम जो ऊंचाई रखते हैं वह 30 सेमी रखते हैं। फिर आइए डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स यानी सील रोक रद्दा इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चूँकि यह जो नींव रहता है, नींव हमेशा ज़मीन के संपर्क में रहता है,
तो यहाँ से ये नमी को अवशोषित करेगा। अवशोषित क्योंकि ईंट क्या करता है, नमी को अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ पर एक डीपीसी लगा देते हैं, कंक्रीट का ही होता है। तो ये क्या कर देता है, यहाँ पर उसको ब्लॉक कर देता है, पानी को ऊपर यानी नमी को ऊपर नहीं जाने देता है। तो इसका मेन काम यही है, नमी को संरचना यानी ऊपर रोक देना। इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डीपीसी बोलते हैं, सील रोक रद्दा बोलते हैं। यानी नमी को दीवार में जाने से रोकने का मुख्य काम किसका है, सील रोक रद्दा का है। अब हम चौथा क्या है, दीवार है। दीवार सभी लोग जानते हैं, दीवार क्या करता है कि यह किसी भी भवन का सब बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दीवार। यह क्या करता है, अलग अलग पार्टों में क्या करता है, भवनों को बांटता है। इस प्रकार से दीवार हो गया, अलग अलग भागों में बांटता है। फिर क्या है, फ्लोर्स हैं यानी फर्श। फर्श यहाँ पर देखिए, फर्श जैसे कि कच्चा फर्श पर हम क्या करते हैं, कंक्रीट का फर्श बनाते हैं, मार्बल का फर्श, टाइल्स लगाते हैं, मोज़ेक का फर्श बनाते हैं, अनेक प्रकार के फर्श बनाते हैं हम लोग। तो फर्श वाले चैप्टर में हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। फर्श बनाने से क्या होता है, कोई भी जानवर जो ज़मीन को खुदाई करता है उससे भवन की सुंदरता क्या हो जाती है, फर्श बनाने से अच्छी लगती है। फिर इसके बाद क्या है, दरवाज़ा है। दरवाज़ा यहाँ पर सभी लोग दरवाजे को तो जानते ही हैं, दरवाज़ा है, ठीक है। दरवाजे भी बहुत टाइप्स के होते हैं, इनको हम दरवाजे वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में बताएंगे आपको। फिर विंडो है, खिड़की है। खिड़की का काम क्या होता है, खिड़की से अंदर हवा आती है, प्रकाश आता है, जिससे कि जो भवन का संवातन रहता है, वातावरण रहता है, सही रहता है। तो इस प्रकार से खिड़की भी बहुत टाइप के होते हैं, कौन सी खिड़की कहाँ पर यूज करते हैं इसको भी हम बताएंगे। फिर इसके बाद क्या है, वेंटिलेटर्स यानी कि रोशनदान, संवातन। अब क्या होता है, जैसे हमेशा इसको क्या कहते हैं, रोशनदान को आप देखे होंगे छत से कुछ नीचे लगाते हैं। क्योंकि जो हम जैसे कि गर्म हवाएं जब होती हैं तो वो ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठेंगी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी है, तो हमेशा क्या करते हैं, रोशनदान यहाँ पर लगाते हैं, छत पर लगाते हैं, यहाँ पर छत के सतह के थोड़ा सा नीचे लगाते हैं। तो अब गर्म हवाएं होती हैं, तो गर्म हवाएं होकर के ऊपर उठेंगी। तो ऊपर उठेंगे तो ये क्या होगा, रोशनदान से निकल जाएगा। फिर यहाँ से जो स्वच्छ हवा आएगी वह अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो इस प्रकार से संवातन के लिए होता है और प्रकाश भी इससे आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं रोशनदान जो है कि संवातन के लिए लगाया जाता है। अब लिंटल जो है, लिंटल आप देखे होंगे कहाँ पर लगता है, यह दरवाजे और खिड़कियों के ऊपरी तल पर लगता है। इससे लिंटल के लगा देने से सभी भवन क्या होते हैं, भवन की सभी जितने भी कमरे होते हैं एक दूसरे से बद्ध हो जाते हैं, और वह भूकंप हुआ इन सब से क्या होता है, इसकी क्षमता क्या हो जाती है, जो वहन करने की, भार वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है लिंटल से। यह फिर इसके बाद क्या है, प्रूफ यानी छत है। छत क्या होता है, छत यानी कि जो इसका भवन को यानी ढकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छत का प्रयोग करते हैं। यह कहाँ पर, बीम के पर होते हैं या दीवारों पर होते हैं, उसके ऊपर जो बनाए जाते हैं, जो क्षैतिज संरचना होती है उसको छत बोलते हैं हम। ये कंक्रीट का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है कि छत जो है कि यह सीट का भी हो। तो छत भी कई टाइप्स के होते हैं। तो जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर छत हो गया। छत के बाद अलमारी आप लोगों ने देखा होगा, अलमारी को भवन में बनाया जाता है सभी सामानों को अच्छी तरह से रखने के लिए। और लिंटल के बाद एक आता है आपका आर्च आता है, ठीक है। आर्च यानी मेहराब इसको बोलते हैं, मेहराब। जो पहले देखे होंगे भवनों या रेलवे स्टेशनों पर देखे होंगे मेहराब बने होते हैं, आर्च बने होते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है, इस टाइप से बने होते हैं।
खिड़कियों के ऊपर देखे होंगे, दरवाजे के ऊपर देखे होंगे। तो इस प्रकार के संरचना को हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, खिड़कियों एवं दरवाजों के ऊपर मेहराब या आर्च बनाए जाते हैं। लिंटर, अब क्या होता है, मेहराब या आर्च का स्थान कौन ले लिया है, लिंटल ले लिया है। अब आइए हम लोग टाड़ देखते हैं। टाड़ आपने देखा होगा, ये भवन के अंदर होता है, यह छत से कुछ नीचे या हम कहें कि दरवाजे के ऊपर से कुछ ऊपर होता है। टांड एक लगभग दीवार से 1 मीटर निकला होता है और इस पर जो घर में बेकार की चीज़ें होती हैं, फालतू चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या, जो हमारे उपयोग में नहीं आती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, टाड़ पर रख देते हैं। फिर पैरापेट वाल या मुंडेर दीवार बोलते हैं, छत के ऊपर बच्चों के गिरने से रोकने के लिए, इस के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या करते हैं कि पैरापेट वाल का निर्माण करते हैं। यह कम से कम 30 से 60 सेमी ऊंचाई का होता है और इससे भी अधिक हो सकता है। यह ईंट का या इस्पात के बने हो सकते हैं, किसी भी यानी कि धातु के बने हो सकते हैं पैरापेट वाल। और फिर इसके बाद क्या है, स्टेयर एंड स्टेयर केस, सीढ़ी एवं सीढ़ी कक्ष, जहाँ से कि फर्श से हम कहाँ पर, छत पर जाते हैं, तो सीढ़ी का यूज किया जाता है। फिर क्या है, कालम है, स्तंभ जिसको हम बोलते हैं। स्तंभ क्या करता है, यह धरन को सहारा देने के लिए यूज किया जाता है। आजकल प्रायः जितने भी भवन का निर्माण हो रहा है, प्रायः कालम पर ही बनाए जा रहे हैं। अब हम बात करें बीम यानी स्तंभ के ऊपर जो क्षैतिज संरचना होती है, उसको हम बीम बोलते हैं। बीम के ऊपर ही हम क्या करते हैं, छत को ढालते हैं। अगर हम क्या है, पिलर्स है, थमरे, तो जैसे हम क्या करते हैं कि खिड़की या दरवाजे या जो है कि बरामदे के बाहर कुछ निकला हुआ भाग होता है, तो सजावट की दृष्टि से हम थमलों का निर्माण करते हैं, स्तंभ का निर्माण करते हैं। फिर कोपिंग या शीर्षिका होता है, एक सनशेड यानी धूप रोक। सनशेड क्या होता है, बरसात एवं धूप से खिड़की एवं दरवाज़ों की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कॉर्निस या मोल्डिंग, इसको बोलते हैं। कॉर्निस किसको हम बोलते हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर देखे होंगे, ये सजावट की दृष्टि से छत यहाँ पर बाहर की तरफ यानी भवन के बाहर की तरफ क्या है, कॉर्निस बनाया जाता है। ये यहाँ पर बनाने से क्या होता है, जैसे इससे क्या होता है, भवन की सुंदरता बढ़ जाती है और अगर बरसात का पानी आता है तो वो दीवार पर सीधे न संपर्क में आकर के कई डिजाइनों में बनाया जाता है। जैसे इसको अगर ये ऐसे बना दिया जाए तो अब क्या होगा, पानी इस पर आएगा तो ये यहीं से क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, फिर ये दीवार तक नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार के जो संरचना होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कॉर्निस या मोल्डिंग कंगूरा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कॉर्बल या टोडा। इसको हम देखे होंगे आप भवन के अंदर छत लेवल पर यानी छत और दीवार जहाँ पर जुड़ते हैं, यहाँ पर अंदर सजावट की दृष्टि से बना दिए जाते हैं। यह क्या करता है, यह तो पहली बात सजावट की दृष्टि से सुंदरता बढ़ाता है भवन की, और उसके साथ साथ यह छत को क्या करता है, थोड़ा आधार भी प्रदान करता है। इसको हम टोडा बोलते हैं, ठीक है, या कॉर्बल बोलते हैं। फिर क्या है, पियर और पिलास्टर यानी भित्ति स्तंभ बोलते हैं। ये क्या होता है, भित्ति स्तंभ किसको हम बोलते हैं, जैसे आप देखे होंगे जब दीवार की लंबाई अधिक होती है तो बीच बीच में क्या होता है कि एक, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए ये हम प्लान बना रहे हैं, दीवार बहुत लंबी है तो बीच बीच में बाउंड्री दीवार देखे होंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा मोटा दीवार बना देते हैं। फिर कुछ दूर पर जा कर के फिर हम क्या करते हैं, एक दीवार पर स्तंभ टाइप का बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भित्ति स्तंभ बोलते हैं। अब क्या है, बिस्ट्रेस वॉल्स यानी पुश्ता दीवार क्या होता है, जैसे जहाँ पर ट्रस बनाए जाते हैं, कैसियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ जहाँ पर रखे जाते हैं तो वहाँ पर दीवार पर अधिक लोड आता है, तो उसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पुश्ता दीवार का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद है ड्राफ्ट वॉल यानी छोटी या नाटी दीवार बोलते हैं।
1-1.5 मीटर से कम ऊंचाई की दीवार को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट वॉल बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, जैम्ब या पाखा इसको बोलते हैं। दरवाजे ये और खिड़कियों के जो अंदर खुलते हैं तो उसके जो दीवार से जा कर के वो सट जाते हैं, तो उसी जो दीवार होता है यानी दरवाजे एवं खिड़कियां जिसमें फिट होती हैं, उसके दीवार के अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाखा बोलते हैं, जैम्ब बोलते हैं। ये कई टाइप के होते हैं। इसको मजबूत बनाना चाहिए ताकि दरवाजे एवं खिड़कियाँ बार बार खुलती हैं, तो अगर मजबूत नहीं होगा तो ये बार बार टूटते फूटते रहेंगे। फिर इसके बाद क्या है, रिवेल है, बतकी है। दरवाजे एवं खिड़कियों के जो बाहरी वाला भाग होता है, जैसे अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, पाखा बोलते हैं, और जो बाहर वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेल बोलते हैं। यह 2 से 3 सेमी क्या होता है, प्राय रखते हैं, 5 सेमी भी रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक भवन के विभिन्न भागों को देखा। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।